नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हम लोग डायरेक्शन पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ किया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, त्रिभुज नहीं समकोण त्रिभुज, तो लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट निकालते थे। प्लस कल हमने क्लास में ये भी सीखा कि हम किसी तरह से डायग्राम पहले बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक निकालने के लिए डैश डैश लाइन चलाएंगे। या तो आयत बनेगा, या वर्ग बनेगा, या समकोण त्रिभुज बनेगा। और इनमें से कुछ ना बना, मान लो कुछ ना बना, तो हम जनरेट करने का प्रयास करेंगे। और कल की क्लास में तमाम तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। आज एक प्रश्न और करेंगे जहां हमें जनरेट करना पड़ेगा। एक दो प्रश्न हम ऐसे करेंगे जिसमें व्यक्ति एंगल पे घूमेगा। जैसे कहा कि पिंकी अपने घर से निकली, पिंकी अपने घर से निकली, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गई। ठीक है, पिंकी अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गई और फिर 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी और 4 किलोमीटर गई। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी, 3 किलोमीटर गई। फिर राइट घूमी, 4 किलोमीटर गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट घूमेगा, लेफ्ट या राइट यानी बाएं या दाएं, तो हमेशा 90 डिग्री पे घूमेगा। और जब 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 डिग्री को हम कैसे मैनेज करेंगे, इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। एक लड़का है, वो अपने घर से निकलेगा, लेफ्ट राइट करता हुआ अपने ससुराल पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? ससुराल। और हमें यह पता लगाना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ससुराल की दूरी क्या है और ससुराल से स्टार्टिंग पॉइंट की दिशा क्या है, यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो ससुराल वाला प्रश्न हम लोग करते हैं, फिर थोड़ा सा एनर्जी आप में आ जाएगी। राजू अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया। ये किलोमीटर में के और एम लिख दे रहा हूं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, अंग्रेजों से दुश्मनी है पर इतनी भी ना हो। के एम का मतलब किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया। 3 km का मतलब 3 किलोमीटर गया। अपने ससुराल पहुंच गया, पहुंच गया। अब दो प्रश्न। पहला, पहला प्रश्न, प्रारंभिक स्थान से ससुराल की दूरी ससुराल की दूरी और ससुराल से उसके घर की दिशा क्या है, दिशा क्या है। अब देखो राजू ससुराल पहुंचता है कि नहीं। अब आप ट्राई करना शुरू करो। पहुंच गया तो अच्छी बात।
ट्राई करो कि ये ससुराल पहुंच रहा है कि नहीं। ससुराल पहुंच नहीं पा रहे हो, ज्यादातर लोग ससुराल पहुंच नहीं पा रहे। देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, अब मान लो ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, तो सबसे पहले हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन बना लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सबसे पहले हम ये बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि राजू ससुराल चले। ये देखो 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, ईस्ट इधर ही होगा यहां से, जो ये पॉइंट है ना, ये इंटरनल पॉइंट, इंटरनल क्रॉस वाला पॉइंट, वहां से ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, तो इधर जाएगा। 5 किलोमीटर गया, अब उसका फेस इधर है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा। अब कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो दाहिने मुड़ा, टर्न टू राइट। अब आप सोचो कि आपका फेस यहां है, आप कल से नोटिस कर रहे हो कि मैंने जितने भी प्रश्न किए सब में तीर बनाया, एरो। एरो का मतलब ये हुआ कि जहां पर एरो है आप समझ लो वहीं खड़े हो। इस समय एरो पे आप खड़े हो, उधर मुंह करके ऊपर, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर। आप कितना गए, 3 किलोमीटर, और ये है 6 किलोमीटर, पहुंच गया। और ये क्या है, ससुराल है, ये है उसकी ससुराल, और ये है उसका घर। अब मैंने पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से ससुराल की दूरी बताओ, तो प्रारंभिक स्थान से ससुराल की दूरी निकालने के लिए पहले हम डॉट डॉट लाइन खींचेंगे। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा निकाली जाती है, मिनिमम, याद रखना, हमेशा हम मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कोई पूछे कि दिल्ली से पटना की दूरी क्या है, जो भी होगी 1100, 1200, 1300 किलोमीटर, वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होती है, यानी न्यूनतम संभावित दूरी। अदरवाइज कोई आदमी यहां से सीधा कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चला जाए,
फिर पाकिस्तान से चाइना चला जाए, फिर चाइना से घूमते हुए नेपाल चला जाए, फिर नेपाल से बिहार बॉर्डर पार करके पटना पहुंचे, फिर तो बताएगा 20,000 किलोमीटर है। तो अलग अलग जो लोग जो अलग अलग दिशाओं से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस बताएंगे। तो हमेशा याद रखना, यदि प्रश्न पूछे कि घर से ससुराल की दूरी या प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी, तो इसका मतलब हुआ न्यूनतम संभावित दूरी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। अब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के लिए ये हमने बना दिया, ठीक है। अब आप देखो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब सवाल है कि ये दो त्रिभुज में बदल गया है। लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ये 6 किलोमीटर है ये दो भागों में बट गया, तो कुछ लोग 3-3 में बांट देंगे, कुछ लोग इसको 4 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, अपने अपने हिसाब से करेंगे। जबकि हकीकत है कि जो ये 6 किलोमीटर की दूरी है ये 5:3 यानी 5:3 के अनुपात में डिवाइड हो गई। इसका मतलब अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, पर मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम सीसेट पढ़ रहे हैं ना, तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा था कि जो आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या तो आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या समकोण त्रिभुज बनेगा, और तीनों नहीं बने तो हम बनाएंगे। तो अब चूंकि बन तो तीनों नहीं रहे तो बनाते हैं। अब देखो बेटा, इसको ऐसे डैश डैश बढ़ा दो। किसी भी लाइन को आप आगे की ओर काल्पनिक रेखा में बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट से इस पे एक लंब डाल देंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, डाल दिया। अब आपको कुछ दिख रहा होगा। अब इस पे मैं लेटर लिख देता हूं, ए डी सी बी ई, ये लेटर हमने लिख दिया। हमें दूरी कौन सी निकालनी है, ए और बी की, और ये है 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। अब हमें सबसे पहले निकालना है, ये देखो, अब ये चूंकि ये 90 डिग्री है, ये यहां घूमा था तो ये 90 डिग्री है, और इस पे परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, यानी चारों कोण जो है 90 अंश के हैं, समकोण है। तो क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हो गया बच्चा, तो ये है 3 किलोमीटर, तो ये भी है 3 किलोमीटर, और ये बड़ा वाला 6 है, तो ये बड़ा वाला कितना हो गया, 6। यानी बीसी की दूरी हो गई 6 किलोमीटर। और एसी, एसी बराबर होगा एडी प्लस डीसी। ये देखो, एडी प्लस डीसी, तो 5+3=8 किलोमीटर। अब हमें निकालना है एबी। एबी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 8 और ये है 6, 64 और 36, ये हो गया बेटा 100। AB इक्वल टू √100 बराबर 10 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थान से ससुराल की दूरी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आ गया। अब पूछ रहा है कि ससुराल से जो उसका घर है वो किस डायरेक्शन में है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो प्लस बना हुआ ना, ये प्लस, तो जहां से पूछे वहीं पे बना के रख देते हैं। तो अब ससुराल से पूछ रहा है तो वहीं प्लस बनेगा, ये प्लस उठा के हमने यहां रख दिया, ये देखो रख दिया। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बेटा ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया। अब आप इसे नोट कर लें।
कोई नहीं बेटा, अभी और कराएंगे, आप चिंता ना करो, बट आप थोड़ा सा फोकस्ड रहो, है ना। हमारा मोटो ये नहीं है कि हम क्वेश्चन करा के जल्दी से भाग जाएंगे, हमारा मोटो ये है कि आपका भला हो। हाँ बेटा, दरअसल क्या है ना, यूपीएससी जो है ना, पूरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको मैं बताऊं, जो भी विद्यार्थी क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, और नहीं टेंथ तक पढ़े, एट्थ तक भी अच्छे से पढ़े होंगे ना, उनको बहुत समस्या नहीं आती। कारण क्या है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसका बेस तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, चाहे वो सी सेट हो और चाहे अदर सब्जेक्ट हो, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे, जो उसमें टॉपिक है ना, वही टॉपिक आगे चलकर यूपीएससी के सिलेबस में है, बट ये उनका रूप बड़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिसको नींव अच्छी नहीं होगी वो बिल्डिंग कैसे बनाएगा। तो नींव को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है। अब बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो वहां पर पूछे गए हैं सेवेंथ क्लास के बच्चे से, बाद में वही पूछा गया मेंस में। तो एकदम बेसिक से ही सीखने में भलाई है। अब मैं आपको एक प्रश्न और करवाता हूं, इस बार हम एंगल पे चलेंगे। ये बेटा ये प्रश्न है। अब आप मेरी बात सुनो, प्रश्न जब बड़ा सा दिखे ना, खूब बड़ा सा, तो उसको देख के घबराना नहीं है, उसको प्यार से पढ़ना है। पढ़ते वक्त जैसे एक एक लाइन पढ़ रहे हो, चूंकि एग्जाम में क्या होगा, हमारे पास 2 से ढाई मिनट का टाइम होगा एक प्रश्न को करने के लिए, वो भी सही करने के लिए। तो बेहतर तरीका क्या है कि जिस वक्त आप प्रश्न पढ़ रहे हो, ये बोर्ड पे आ गया, तो उसी वक्त आपके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि हमें करना क्या है। और अगर आपको लगता है डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार प्रश्न पूरा पढ़ लो, और पढ़ने के बाद वही प्लस बनाओ जो हम बनाते थे, बना के आप स्टार्ट हो जाओ। तो आप ट्राई करो। कोई बात नहीं, समझ नहीं आता तो कोशिश करने में तो कोई क्राइम नहीं है ना, कोशिश तो कर लो। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, देखो बेटा, अब इस प्रश्न को मैं अटेम्प्ट करता हूं, यहां तो जगह है नहीं, तो हम लोग बैक साइड पेज पे चलेंगे। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर 20 मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तयता है, वहां से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व जाता है, जाकर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, उस स्थान पर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे? ये प्रश्न बिल्कुल सी सेट लेवल का प्रश्न है। मतलब आप ये मान के चलो कि इन फ्यूचर ऐसे प्रश्न से आपकी मुलाकात जरूर होगी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा ये बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हर प्रश्न में ये जरूर बनाना, फिर धीरे धीरे आदत इतनी हो जाएगी कि एग्जाम में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज एग्जाम में मिस्टेक जरूर होगी। ये बात मेरी अपने दिमाग में रख लेना कि अगर हम डायग्राम बना के अटेम्प्ट नहीं करेंगे ये बना के, तो एग्जाम में मिस्टेक होगी ही होगी। और ऐसा नहीं है, हर साल लोग बताते हैं कि हुई है मिस्टेक, और हमेशा मिस्टेक वही होगी जो प्रश्न आपको आ रहा होगा। कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, तो ये देखिए कितना दूरी तय किया, 8 किलोमीटर। यह है प्रारंभिक स्थान, 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी जाता है। यहां से 20 किलोमीटर जाता है, कितना? 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर जाने के बाद कह रहा है वहां से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जाकर 6 किलोमीटर पश्चिम जाता है। यहां से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व जाता है, और फिर 6 किलोमीटर पश्चिम आता है। 6 किलोमीटर पश्चिम आता है। 6 किलोमीटर पश्चिम आने के बाद वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी जाता है। अब यहां से बेटा उत्तर पूर्व ये होगा, ये कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। और फिर पश्चिम की ओर आता है, कितना आता है? 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है। अब यहां से वो फिर 2 किलोमीटर आता है, कितना? 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आके रुक जाता है, यहां रुक गया, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। अब आप देखो, अभी तक जो डायग्राम हमने बनाया, ये डायग्राम वो है जो एक्चुअल में वो चल रहा है, जो एक्चुअल में चल रहा है वो बनाया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चूंकि हमें प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान निकालना है, तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में लाइन मत खींच देना, हमेशा डॉट डॉट लाइन खींचना। यहां मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कलर की व्यवस्था न रहे आपके पास। यानी हमें यही दूरी निकालनी है, ये दूरी। अब इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी को निकालने के लिए हम पूरा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम कैसा बनेगा? सिस्टम ऐसा बनेगा। अब आप देखो, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। अब आप देखो, ये वाला 8 है, ये वाला 8 है, ये 20 है, तो ये पूरा यहां से यहां तक 20 ही होगा। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है टोटल, वो कितनी हो जाएगी? 20। अब 20 में हमें यहीं तक का निकालना है, यहां तक का, तो 6 ये और 4 ये, तो 6 4 कितना होगा? 10। यानी 20 में से 10 हट जाएगा, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू -10 किलोमीटर। तो आंसर विल बी 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, कोई बात नहीं, देख लो बच्चा, आराम से अच्छे से देख लो, यही डायग्राम बनेगा।
ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न के बाद सीधा अब हम आ जाएंगे एंगल वाले पे। कोई बात नहीं, जितनी गलती हो गई उसे भूल जाओ, वो बीता हुआ समय हो गया ना, ये आपका प्रेजेंट है, वर्तमान, इसका आनंद लो। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। बिल्कुल। मोहित अपने पिता को ढूंढ रहा था, अपने दाहिनी ओर मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व की ओर चला। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब हुआ अपनी दाहिनी ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व की ओर गया। इसका मतलब यह हुआ वो 90 मीटर पूर्व में जाएगा और जाने के बाद दाहिने मुड़ेगा। दैट्स क्लियर। जैसे पहले आप जब आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे तो ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, है ना? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना? तो पहले मरीज मरेगा फिर डॉक्टर आएगा ना, तभी तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यात्री के पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन छूट गई तब यात्री पहुंचता था। तो यहां पर भी यही है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ने से पहले वो 90 मीटर पूर्व की ओर चला, 20 मीटर चलने के बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ा। यानी जब वो 90 मीटर पूर्व चलेगा वहां से दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़कर वो 20 मीटर चलेगा, है ना? और अपने अंकल के घर जाने के लिए 30 मीटर चलेगा, फिर दाहिने मुड़कर एक गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व यहां से वो 100 मीटर उत्तर की ओर चला। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिला? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो 90 मीटर पूर्व की ओर गया ये, और यहां से दाहिने मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, कितना मुड़ा? 20 मीटर, ठीक है। और पुनः दाहिने मुड़ा अपने अंकल के घर जाने के लिए, पुनः दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और कितना गया? 30 मीटर। और अपने पिता से मिलने से पहले यहां से कहां गया? उत्तर की ओर, कितना गया? 100 मीटर। यहां गया, यहां अपने पिता से मिला, पिता से मुलाकात कहां हुई? यहां हुई। अब ये प्रश्न हमें अटेम्प्ट करना है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी। अब आप ध्यान से देखो, ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा, और ये 30 है तो ये 30 ही होगा। टोटल 90 है, 90 में से 30 घट गया तो अंदर कितना बचेगा? 60 मीटर।
और ये टोटल 100 है, 100 में से 20 निकल गया तो अंदर कितना बचेगा? 80 मीटर। अब बस निकालना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, ये हो गया 6400, ये हो गया 3600, ये दोनों मिलके हो गए 10,000। 4 जीरो। AC इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे, एक तो ऐसे बार हो गया, ये दो का पेयर बना, एक जीरो ये बार है, दो का पेयर बना एक जीरो, तो आंसर क्या आ गया? 100 मीटर, 100 मीटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जो लोग कैलकुलेशन ना देख पाए 30 सेकंड में देख लें, 30 सेकंड में देख लो बेटा। अब हम लोग एंगल पे चलेंगे, एंगल पे, कोण पर। ये एंगल वाला प्रश्न है। ये रिवीजन इनका कर लेंगे, सफिशिएंट होगा। प्रैक्टिस बुक आ जाएगी बेटा, अब जल्दी ही आएगी। अब दिल्ली से जब मैं पटना पहुंचूंगा ना, ऑफलाइन सेंटर में, तो फिर वहां खाली टाइम में यही काम होगा। अभी बड़ा सिंपल सा यही बना देता हूं मैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व की ओर मुंह किए हुए रोहित बाएं मुड़ता। अब देखो, अब पूर्व इधर ही होगा तो मैंने मुंह इधर कर लिया है, पूर्व की ओर मुंह किए रोहित बाएं, ये है मेरा बायां हाथ, तो ये बाएं मुड़ गया, ये बाएं मुड़ गया, उसी जगह पे खड़े खड़े मुड़ा, और 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 10 मीटर और चलता है। ये देखो, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 10 मीटर और चलता है। अब वो अपनी दाहिनी ओर 45 डिग्री पे मुड़ता है। अब देखो, दाहिना किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, यानी अगर ऐसे मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये देखो डैश डैश बना दिया ना। अगर इधर पूरा मुड़ गया तो 90 डिग्री होगा, तो पूरा तो मुड़ेगा नहीं, 45 डिग्री मुड़ेगा। कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री मुड़ा और सीधा 25 मीटर चलता है। कितना चला? 25 मीटर। अब पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यह है प्रारंभिक स्थान,
ये है प्रारंभिक स्थान। अब यहां से ये किस दिशा में है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए नहीं, बी होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। एक बच्चा है लगातार मैसेज कर रहा, क्या नाम है इसका? नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या आ गई है कि आप बिल्कुल तारीख को लेके फंसे पड़े हो कि 28, 29, 30, 31 का क्यों होता है, 30 क्यों लेते हैं? कहाँ लेते हैं? प्रश्न तो दिखाओ, किस प्रश्न में लिखा है कि 30 दिन लेते हैं? हाँ, एक काम करते हैं, जब लोगों की मंथ, ईयर और दिन निकालना होता है कि फला फला डेट को कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष का हुआ, तो जब मंथ से उधार लेते हैं तो 30 डेज उधार लेते हैं। अब सवाल है 30 डेज क्यों लेते हैं? टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और महीने कितने होते हैं? 12। तो अगर 12 से भाग दो तो 12 तिहाई 36, 360 तक पहुंच जाता है। तो एवरेज की वजह से वो 30 लेते हैं और कोई रीजन नहीं, इसलिए इतना आंदोलन मत करो, ठीक है? सतेंद्र, आप जो भी हो, रश्मि जी, आपने बस 20 मिनट देखी है मेरी बातें, इस 20 मिनट से आप फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। तुम्हारा तो ऐसे भी फ्यूचर नहीं रहेगा यार। मतलब मेरी क्लास चल रही है ना, सी सेट की, और सी सेट में हर साल लोग फेल होते हैं, विधिवत फेल होते हैं, हिंदी माध्यम तो मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। और मेरी क्लास चल रही है, अवेलेबल कराया है खान सर ने, है ना, मिनिमम अमाउंट में, और मेरी क्लास चली और आप कमेंट पे बात कर रहे हो, तो फ्यूचर तो वैसे भी नहीं है। और अब अगर दोबारा कमेंट दिख गया तुम्हारा तो समझ लो तुमको मैं ब्लॉक करवा दूंगा, फिर कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, माता पिता पैसा न देते और खान सर सुविधा न देते तो फ्यूचर तो वैसे भी डिसाइड हो गया था। शांति से पढ़ते नहीं हो। मेरी क्लास में थोड़ा सा बाबागिरी कम किया करो। अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया आपका। अब कोई कमेंट नहीं, कोई उटपटांग काम नहीं, कोई बच्चा कोई काम, पढ़ो यार सीरियस होकर के, है ना। उस दिन बताया था ना कि दरअसल क्या होता है, ये जो उम्र है 14, 15, 16 साल से लेकर 30 साल तक, यानी 30 के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। रिटायर का मतलब समझ रहे हो? 30 के बाद कोई भविष्य बचता नहीं। तो इस उम्र में आदमी इतना झोंके में होता है कि वो अपने आप को पुष्पा समझता है ना, कि पुष्पा झुकेगा नहीं। पर अगर पुष्पा की नौकरी नहीं लगी तो फिर झुकेगा ही झुकेगा, गली गली झुकेगा, हर घर पे झुकेगा, सबके सामने झुकेगा, फिर पुष्पा की सारी दादागिरी निकल जाएगी। तो फिल्मों में और हकीकत दुनिया में बड़ा अंतर है ना। और एक बात हमेशा याद रखें कि एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाती।
बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इसलिए है कि लोग एजुकेटेड नहीं है। तो सीखो। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वैसे एक कॉन्सेप्ट यूपीएससी पूछता नहीं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। परछाई शैडो वाला होता है। शैडो का क्या होता है? शैडो का रूल ये है कि जैसे मैं आपके सामने मोबाइल पे दिख रहा हूं, तो मेरे सामने से लाइट पड़ती है तभी मैं दिखता हूं, यानी काला काला दिखता। अगर ये लाइट मतलब खूब तेज कर दी जाए तो हमारी शैडो पीछे बनेगी, और जैसे मैं यहां खड़ा हूं और इधर से कोई फोकस हमको दिया जाए लाइट, तो हमारी शैडो इधर बनेगी, और इधर से अगर मेरे ऊपर लाइट पड़ेगी तो शैडो किधर बनेगी? इधर बनेगी। और याद रखना, जो शैडो का प्रश्न होगा हमेशा सूर्योदय सूर्यास्त के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, जबकि दिशाओं का जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी वो मैग्नेटिक कंपास से मानती है, लेकिन कहीं कहीं ये मिल जाता है। इसलिए एक प्रश्न करा देता हूं कि अगर कभी आपको मिल जाए किसी छोटे एग्जाम में तो आपको दिक्कत ना आए। तो दरअसल जो परछाई का कॉन्सेप्ट है ये सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले के बीच काम करता है। ऐसा प्रश्न कभी नहीं देगा कि रात को 10:30 बज रहे हैं, सर्दी अपने चरम पर है और रोड से एक बारात गुजर रही है, दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, आगे बैंड बाजे चल रहे हैं, है ना, दूल्हे की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है, तो उसका चेहरा किस दिशा में? ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट का एक कॉन्सेप्ट होगा और जिधर से लगेगी उधर ही आएगा। जब भी प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि राकेश अपने छत पे खड़ा है, सूर्योदय के ठीक बाद का समय है, उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है, उसका चेहरा किस दिशा में है? या कहेगा अंजलि, अंजलि पार्क में खेल रही है या खड़ी है और सूर्यास्त से ठीक पहले का समय है, अंजलि की परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही है, तो अंजलि का चेहरा किस दिशा में है? इससे हमें यह पता चलता है कि लाइट जो शैडो बनेगी ना हमेशा अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट। अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में। तो चलो एक प्रश्न मैं कराई देता हूं, है ना। ये देखो, कमल सूर्योदय के ठीक बाद अपने छत पर खड़ा है, उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही, बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं ओर बन रही है, तो कमल का चेहरा किस दिशा में है? ये है प्रश्न बच्चा। पहले वाला क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है किसको? इसमें बेटा क्या कंफ्यूजन है, इसको मैं दोबारा बता देता हूं, प्लेन पेपर पे बता देता हूं, है ना, क्योंकि यहां पे आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, तो मैं एक ब्लैक पेपर लेकर मतलब ब्लैक पेज लेकर उस पर व्हाइट पेपर से बना रहा हूं, पर आप ध्यान से देख लो इसको। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, यह है बायां हाथ, तो बाईं ओर ऐसे घूमता है, तो घूम गया तो उत्तर दिशा की ओर आ गया, 10 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ता है, यही है इस प्रश्न में। फिर कहता है वो अपनी दाहिनी ओर 45 डिग्री पे मुड़ता है। अब देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूं, पहले समझ लो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जैसा कि बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो डायग्राम में आपको पता चल रहा है ईस्ट इधर ही है, इधर है, यानी उसका मुंह ऐसे था, ये मैं इधर मुंह कर लिया। अब कह रहा है यहां से वो बाएं घुमा, ये है बायां हाथ मेरा इधर वाला, ये दायां हाथ है जो आपकी तरफ है, ये बायां हाथ है।
अब अगर मेरा फेस इधर है, मैं घूमूंगा तो कैसे घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा। तो अब मेरा फेस किधर हो गया, ऊपर की ओर, इधर हो गया, नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, ये 10 किलोमीटर गया, कितना गया, 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, 10 मीटर, और सॉरी 10 मीटर बाएं मुड़ता है, बायां किधर होगा, इधर। फिर कितना चलता है, 10 मीटर। अब ध्यान से देखना, उसका मुंह यहीं पे है जहां ये तीर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। अब आप देखो, फेस इधर है ना, आपका भी फेस कल्पना करो इधर ही है, तो राइट हैंड किधर होगा, ऊपर होगा। अब कह रहा है राइट नहीं मुड़ा, क्योंकि राइट मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे मुड़ेगा, वो 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट घूम रहा है। तो अब 45 का अंदाजा गलत भी लग सकता है, तो उसका एक स्मार्ट तरीका है। आपको याद होगा जब बचपन में आपने कोण बनाना सीखा होगा, एंगल, तो जो भी सर मैडम रहे होंगे उन्होंने एक स्केल से लाइन खिंचवाई होगी, पहले खींचा ही होगा, ऐसे स्केल रखा होगा और ऐसे पेंसिल से लाइन खींची होगी। खींचने के बाद आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक चांद रहा होगा, आधा चांद, है ना, कल चर्चा भी किए थे। उस अर्धचंद्र के एक जगह पॉइंट होता, तो सर जी या मैडम जी जो भी होती थी, वो बताती थी कि लाइन के कोने में रख दो, है ना, कोने में रखते थे ना, कोने पर रख के फिर ऊपर पॉइंट से अंदाजा लगा के एंगल बनाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बनाने के लिए हमें बेस की जरूरत होगी, बेस लाइन की। तो अब अगर हम बेस बनाएंगे तो ये देखो बेटा, ये बढ़ा रहे हैं, ये हमने बेस बढ़ा दिया, यही है बेस। अब यहां से 90 डिग्री राइट, तो ये होगा, ये होगा 90 डिग्री राइट। लेकिन वो 90 राइट नहीं घूम रहा है, मतलब पूरा राइट घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, घूम तो रहा है राइट पर 45 डिग्री पे, तो इसका आधा 45 होगा, तो ये बन गया। और कितना गया, 25 मीटर। पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा तो आपको पता चली रही होगी, यहां पे बना दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब बताओ बच्चा, ये किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ उस पे, शैडो वाले प्रश्न पे। अब जब भी कभी ये देगा प्रश्न, तो हमेशा, वैसे तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये यूपीएससी नहीं मानता, फिर बता रहा हूं क्योंकि क्लास में मुझे दिमाग में आया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि यूपीएससी डायरेक्शन को सूर्योदय सूर्यास्त से निर्धारित नहीं करता, वो मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलता। लेकिन छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पूछ लेता है। तो भारत में, इन इंडिया, सूर्योदय के बारे में कहा जाता है ईस्ट की ओर होता है, और सूर्यास्त कहा जाता है वेस्ट की ओर दिखता है। तो जब सूर्योदय के जस्ट बाद का समय होगा तो सूर्य हमेशा ईस्ट में होगा, सूर्यास्त से पहले का समय होगा तो सूर्य हमेशा वेस्ट में होगा। लेकिन हम करते कैसे हैं, जैसे कोई प्रश्न दिया हो तो पहले उस व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर देना, ये खड़ा कर दिया, ठीक है, और यहां ये डायरेक्शन बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया। अब ये व्यक्ति खड़ा हो गया। अब समझ लो कि आप खड़े हो ऐसे, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे ही आप खड़े हो। अब बाएं परछाई बनेगा तो इधर बनेगा, और दाहिने बनेगा तो इधर बनेगा। इसकी परछाई बाईं ओर बन रही है, ये डैश 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 करके हमने परछाई ये बना दी, बाईं ओर परछाई बन रही है। अभी अभी हमने सीखा कि शैडो हमेशा अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के स्रोत के विपरीत बनेगी। तो अगर शैडो यहां है तो प्रकाश का स्रोत यहां से पड़ रहा होगा। पहले बिना सोचे समझे व्यक्ति को खड़ा करो, करने के बाद वो बाएं दाएं जिधर शैडो बनाए उधर शैडो बना दो, जिधर शैडो बनेगी उसके उल्टे में आप सूर्य को रख दो। रखने के बाद कह रहा है सूर्योदय की ठीक बाद का समय। अब सूर्य इधर है, पहले डायरेक्शन ना लिखो, पहले सूर्य को वहां बनाओ। अब कह रहा है सूर्योदय की ठीक बाद, यानी सूर्य किधर होगा, ईस्ट में। इसका मतलब ये दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट।
अगर इधर वाली दिशा ईस्ट है तो इधर वाली क्या हो जाएगी, वेस्ट। और डायग्राम बता रहा है अगर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे होगा साउथ। तो कमल का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। ठीक है, आंकड़े पर्याप्त, आंकड़े पर्याप्त है बेटा, आंकड़े कहां पर्याप्त है। पर ये यूपीएससी में नहीं पूछेगा, सी सेट में, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आप चिंतित ना हो इसलिए मैंने बता दिया। जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं आनी चाहिए। अब देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमारे पास 30 मिनट का टाइम है ना। तो अब हम कोई ना कोई टॉपिक पे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आप बताओ, डाइस पढ़ लिया जाए या वेन डायग्राम पढ़ लिया जाए, कमेंट फटाफट करो। जिसका बहुमत ज्यादा होगा, बहुमत मतलब मेजॉरिटी, वही टॉपिक शुरू, क्योंकि आधे घंटे में टॉपिक कवर हो जाएंगे, दोनों छोटे टॉपिक हैं, डाइस भी और वेन डायग्राम भी। चलिए, डाइस, डाइस बहुमत हो गया। डाइस यानी पांचा, ठीक है। अब हो गया बेटा, सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई, डाइस की गवर्नमेंट बनी और प्रधानमंत्री बना डाइस, पांचा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है डाइस का, मतलब मैं समझता हूं इतना आसान है पूछो मत। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब डाइस से भी प्रश्न नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता, इसलिए कि डाइस से अगर एक प्रश्न पूछ लिया तो एक प्रश्न तो लोग 27 में एक तो हो जाएगा ना, फिर 26 ही करना पड़ेगा, इसलिए उसने डाइस के प्रश्न को भी इधर 5-6 सालों से बंद कर दिया। आसान होता है, लेकिन चूंकि टॉपिक कभी आया करता था यूपीएससी के सिलेबस में, सीसेट में, इसलिए सीख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। डाइस दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। अब आपके मन में आएगा सर ये मानक क्या होता है, जो एक शब्द सुने होंगे ना, ब्रांडेड, ब्रांडेड, है ना, लुई फिलिप, लिवाइस, है ना, सुना ही होगा, वन हुसैन, बाटा और रिबॉक, ये जो टर्म होते हैं, किनले, किनले का पानी होता है, बिस्लरी का पानी होता है। ये बिस्लरी एक ब्रांड है, ब्रांड का मतलब होता है मानक। बिस्लरी का पानी आप जम्मू में लीजिए, कश्मीर में, फिर पंजाब में आके लीजिए, चंडीगढ़ में लीजिए, हरियाणा में लीजिए, दिल्ली में लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश में लीजिए, फिर आगे बिहार में लीजिए, बंगाल जाइए, फिर कहीं वहीं साइड से निकल के साउथ भी चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे बिस्लरी का जो पानी लेंगे बोतल, उसके पानी का जो स्टैंडर्ड होगा यानी लेवल जो होगा टेस्ट का, क्वालिटी का, वो इक्वल होगा, उसे कहते हैं मानक यानी स्टैंडर्ड। एक लोकल वाला भी बिकता है, देखा ही होगा कि जैसे स्टेशन में गए वहां मिल गया बिस्लरी का पानी शुद्ध, 2 स्टेशन आगे वो बिस्लरी का जो BIS है ना, BOS हो जाता है,
वो स्लरी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा 2 स्टेशन 3 स्टेशन और आगे आएंगे तो बिस्लरी की स्पेलिंग जो BI है ना, वो BE हो जाएगी और बोतल एकदम वैसे रहेगी, कलर स्टिकर लगा होगा, स्पेलिंग बदलती चली जाएगी। उसे कहते हैं सामान्य यानी नॉन स्टैंडर्ड। और जिसका सब जगह मानक बना उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यानी मानक। तो पांसा 2 प्रकार के होते हैं, मानक और सामान्य। इन दोनों प्रकारों का अभी प्रश्न करते वक्त कोई प्रयोग नहीं होगा, खूब ध्यान से सुन लो। मानक और सामान्य का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि मानक क्या होता है, सामान्य क्या होता है। पांसा जो होता है ना, लूडो की तरह होता है। लूडो तो खेला ही होगा, आप नहीं खेलते होंगे तो आपके बगल में छोटे भाई बहन होंगे, घर में भतीजे होंगे, पड़ोस की आंटी खेलती होगी, बगल वाली भाभी खेल, मतलब लूडो होता है लगभग हर घर में। वो चलते हैं ना, तो ऐसे होता है गोला सा। वो दरअसल एक क्यूब होता है, क्यूब। क्यूब मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, घनाकार होता है। और उसकी खासियत होती है उस पर 6 सतह होती है। एक जगह 1 पॉइंट होता है, एक जगह 2, एक जगह 3, 4, 5, 6, इस तरह पॉइंट बने होते हैं। तो दरअसल 6 सतह होती है, इसलिए उस पर 6 पॉइंट होते हैं। तो डाइस के बारे में कहा जाता है 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, क्योंकि उस पर 6 सतह होती है। तो अगर पांसा सामान्य मतलब स्टैंडर्ड है, मानक मानक पांसा होगा तो 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा और 6 के विपरीत 1। यानी जैसे एक उदाहरण दिखाता हूं मैं। जैसे ये मेरे सामने ये डब्बा है ना, डब्बा, खूब ध्यान से देख लो। इसका मतलब हुआ कि अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 होगा, और ऊपर 6 होगा तो नीचे 1 होगा। इसका मतलब यही होता है, मतलब उस हिसाब से वो चलेगा। इसी तरह जहां 2 होगा उसके विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। मानक पांसे की ये खूबसूरती होगी, ठीक है। अब चूंकि सामान्य पांसा है तो सामान्य पांसा बड़ा खतरनाक टाइप का होगा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर के विपरीत कुछ भी हो सकता है। एक महाभारत में एक पात्र था, उसका नाम था शकुनी मामा, है ना। वो पांसे लिए घूमता था, उसी से हराता जीताता था गेम। तो जो शकुनी मामा का पांसा था ना, वो स्टैंडर्ड नहीं था, नॉन स्टैंडर्ड था, सामान्य, उसके अपने हिसाब से बना रखा था। तो सामान्य में क्या होगा, ये पैटर्न केवल मानक में लागू होगा, सामान्य नहीं। सामान्य में कुछ भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद बेटा, अब पांसे में कुछ रखा नहीं। अब पांसे की एक विशेषता जान लो। किसी प्रश्न में 2 पांसे होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। 4 से ज्यादा पांसे नहीं होते। क्यों? 4 से ज्यादा 5 6 हो जाएंगे तो सारी सतह। दरअसल जो पांसे दिए होते हैं ना, वो अलग अलग पांसे नहीं होते, एक ही पांसे की अलग अलग सतह होती। जैसे ये पांसा अभी आपके सामने ऐसे है, तो फिर ये ऐसे दिखेगा, फिर इसको ऐसे कर देगा। यानी जो पांसे बने होते हैं वो अलग अलग पांसे नहीं होते, ये याद रखना। एक ही पांसे की अलग अलग सतह आपके सामने शो की जाती है। इसमें 3 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, 2 पांसे वाले, 3 पांसे वाले, 4 पांसे वाले। और जब इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका एक सिंपल तरीका है, कॉमन चक्री फार्मूला। मतलब कॉमन चक्री फार्मूले का मतलब, सर्कुलर फार्मूले का मतलब ये होता है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस देखना है और शुरू हो जाना है। तो मैं सीधा आपको प्रश्न पे ले चलता हूं, प्रश्न की दुनिया में। और प्रश्न की दुनिया से आप सीधा प्रश्न करना शुरू कर देंगे। ये रहा बच्चा पांसे का पहला प्रश्न। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें टॉपिक पहले से पता होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। और ये भी सच है कि अब यूपीएससी यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये उतना ही सच है जितना कि ये आसान है। फिर भी हम सीख लेते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा वो केवल मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं कैसे फॉलो करता हूं ऐसे फॉलो करना। यानी इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखा आंसर। अब कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक घन की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां। हाँ, एक बात और, अगर प्रश्न यूपीएससी में आया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, सीसेट में,
तो वो पासा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। यूपीएससी पासा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है घन शब्द। ठीक है, लेकिन जो घन शब्द का इस्तेमाल करेगा तो भी फार्मूला वही लगेगा, वही पैटर्न चलेगा। अब देखो, कह रहा है चित्र का अवलोकन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कौन सी संख्या 4 वाली सतह के विपरीत है? 4 वाली सतह के विपरीत। अब आपको कुछ नहीं करना, सामान्य मानक कुछ नहीं पता करना, भूल जाओ सब। अब आपको एक काम करना है, ये जो 4 पांसे दिए गए हैं ना, खूब ध्यान से देखो, 4 पांसे, इनमें से कोई भी 2 पांसा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, कोई भी 2 पांसा आप सेलेक्ट करेंगे। और जो पांसा आप सेलेक्ट करेंगे उसकी खासियत क्या होगी? आपको ऐसे 2 पांसे सेलेक्ट करने हैं जिसकी एक सतह, यानी एक ही नंबर कॉमन हो। जैसे कोई कॉमन नहीं होगा तो भी दिक्कत है, 2 कॉमन हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, केवल सिंगल सरफेस कॉमन निकालना है। अब देखो मैं निकालता हूं। मैंने पहला देखा, यहां लिखा है 1 4 3, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं पहला दूसरा लेके काम चला लेता हूं। तो पहले में 1 4 3 है और दूसरे में 1 4 5 है। अब अगर ध्यान से देखें, 4 1 4 1, यानी दो दो सतह कॉमन है। अब जब दो सतह कॉमन है पहले दूसरे में, तो हम पहला अब दूसरा नहीं लेंगे, अब हम पहला और तीसरा देखेंगे। 1 4 3 4 5 2, बिल्कुल यहां काम हो गया। यानी पहला और तीसरा पांसा लेके हम अगर देखें तो इनमें केवल एक नंबर है जो कॉमन है, वो क्या है? 4। 4 1 3 4 5 2। तो जो कॉमन नंबर है वहीं पे ऐसे गोला बना लो। बना दिया। जो एकदम नए हैं उनको समझा रहा हूं, समझे। अब यहां गोला बना दिया, यहां से घड़ी की दिशा में चलना क्लॉकवाइज। कई बार कई यूट्यूब पे कई क्लास में गुरुजी लोग पढ़ा देते हैं कि चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, कुछ लेवल तक प्रश्नों में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रश्न उसने कठिन बना दिया, टेक्निकल थोड़ा सा, तो फिर एंटी क्लॉक में आंसर नहीं आएगा, फिर क्लॉकवाइज ही आंसर आएगा। इसलिए आपकी कोशिश हमेशा होनी चाहिए आपको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी चलने की जरूरत ही क्या है। अब ये 4 लिखा है, अगर मैं कहूं 4 से घड़ी चलेगी, घड़ी, तो घड़ी कैसे चलेगी बेटा? 4 के बाद 1 पे आएगी और 1 के बाद 3 पे आएगी, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। आप ऐसे लिखो 4 1 3, लिख दिया। अब दूसरे वाले भी पांसे में घड़ी वहीं से चलेगी जो कॉमन है, तो 4 के बाद अगर घड़ी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? 2, और 2 के बाद क्या आएगा? 5। इसके नीचे लिख दो 4 2 और 5, लिख दिया। लिखने के बाद 5 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, ठीक है। 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1, मतलब कुछ भी पूछे हम कर लेंगे। अब 4 जो है 4, वो 2 जगह दिख रहा है ना, ऐसे ही हर प्रश्न में कोई एक नंबर होगा जो 2 जगह दिखेगा। एक जगह हटा देंगे, एक जगह हटा दिया। अब कौन सा नंबर इसमें नहीं दिख रहा है? 6। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 6, यानी 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है बेटा, अब अगला देखो। अब मैं आपको फटाफट प्रश्न देता रहूंगा, आप ट्राई करते रहो। इसको देखो बच्चा, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें क्या करेंगे बेटा, 3 2 1 4 5 6। अब ध्यान से देखो, पहले दूसरे में 3 2 1 4 5 6, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तब भी उनको हम टच नहीं करेंगे, हम बगल में देखेंगे। 1 3 2 1 3 4, पहला और तीसरा देख रहे हैं तो दो सतह कॉमन हो जा रही है। पहले दूसरे में एक भी कॉमन नहीं था, पहले तीसरे में दो सतह कॉमन है। तो अब हम क्या देखेंगे, दूसरा और तीसरा। 4 5 6 4 1 3, हाँ दोनों में एक क्या कॉमन है, 4। तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 5 के बाद 6, तो 4 5 6, 4 के बाद 3 3 के बाद 1, तो 4 3 1। अब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 2। तो 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं बेटा, दोनों का अलग आंसर नहीं है अगर आनी। इधर देखो, मैं बता देता हूं, अलग तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 3 4 3 6 2, दो दोनों में क्या कॉमन है, 3। ये हमने 3 गोला कर दिया, दोनों में कॉमन है 3, ठीक है। तो 3 1 4, तो ऐसे लिखो 3 1 4, 3 6 2, 3 6 2। अब एक नंबर नहीं दिख रहा, वो क्या है, 5। तो 3 का 5, 5 का 3, 1 का 6, 6 का 1, 4 का 2, 2 का 4। आ तो रहा है, फिर क्यों लिख रही हो, है ना, आ तो गया। हाँ हाँ बच्चा, कई जगह से होगा, आप जहां से करना चाहो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे 4 पांसे हैं, आपको कोई भी दो ऐसा पांसा ढूंढना है जिसकी एक सतह कॉमन हो, और उनमें से किसी से भी करेंगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ट्राई करिए।
किसी से भी अलग आंसर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलो इधर देखो, 1 4 5 2 3 5, अब यही काम हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? 5, दोनों में कॉमन है 5, तो 5 1 4, 5 1 4, 5 2 3, 5 2 3, 4 का विपरीत 3, 3 का 4, 2 का 1, 1 का 2, इस जगह पे आ जाएगा 6, 5 का 6 और 6 का 5। तो कौन संख्या 2 के विपरीत होगी? 2 के विपरीत होगा 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ तो रहा है फटाफट आंसर, का मतलब सब सही चल रहा है। ये सी किसका आ रहा है? नहीं बेटा, अब बचे हुए टाइम वेन डायग्राम संभव नहीं है। इस डाइस में कुछ प्रकार और है ना, वो भी आपको हम करवा दें। चलो ये करो, 5 की जगह 6 इसलिए, देखो एक बच्चा अब उसमें महान आदमी है, वो पूछ रहा है 5 की जगह 6 क्यों आ गया। यार एक बात बताओ, किसी भी पासे पे 6 सतह होगी तो नंबर भी कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 दो जगह दिख रहा था, तो दो जगह दिख रहा है यानी कॉमन वाला है, इसलिए दिख रहा है। तो एक को हटाकर जो नंबर नहीं दिख रहा उसको रख देते हैं। पढ़ो पढ़ो, नहीं तो जीवन व्यर्थ ही है। इसको देखो, अब देखो बेटा, एफ सी ई, ई बी ए, ई कॉमन है दोनों में, ई एफ सी, ई एफ सी, यहां से ई ए बी, ई ए बी। अब ये लेटर दो बार दिख रहा है, अब देखो इनमें से कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? डी, यहां आ जाएगा डी, तो ई के विपरीत डी, डी का ई, ए का एफ, एफ का ए, सी का बी, बी का सी, तो एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा? ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं। अब ये हम लोग 3 वाला, वो 4 वाला बहुत कर चुके, अब हम लोग करेंगे 3 वाला, 3 डाइस वाला।
अब देखो बेटा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें 4 5 थे, है ना। अब इसमें 3 है, तो घबराने की क्या जरूरत है। जो भी 2 सतह कॉमन होगी वहीं से चलेंगे। 6 3 1 1 4 5, इत्तेफाक से दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3, 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 का 5, 5 का 3, 6 का 4, 4 का 6, यहाँ ये कट गया, यहाँ क्या गया 2, 1 का 2 और 2 का 1, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए सी बी, बी ई एफ, दोनों में क्या कॉमन है बी, तो बी ए सी, बी एफ ई, ये 2 है तो 1 कट गया, यहाँ क्या आ गया डी। तो प्रश्न पूछ रहा है डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 2 डाइस पे आ गए हम लोग, 2 डाइस पे। अब देखो बेटा, यहाँ 2 है, 1 3 4, 4 5 6, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है 4, तो हमने ऐसे लिया 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। प्रश्न में पूछ रहा है 3 ऊपरी सतह हुए तो कौन सी संख्या नीचे आएगी 5, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 5 हो गया। एक कैटेगरी ये होती है, इसे कहते हैं ओपन पासा। क्या कहते हैं ओपन पास। ओपन पासा का मतलब घन ऐसे खुला हुआ होगा, खुला होने के बाद उसे कहा जाता है उसे फोल्ड करके बनाना है। तो फोल्ड करके जब बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। इस पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्वेश्चन कराऊंगा कल, मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी किसी छोटे बर्थडे पार्टी में
बर्थडे समझते ही होगे जन्मदिन, या किसी के एंगेजमेंट पार्टी में, जिसे कहते हैं छोटी गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग, जहाँ की भीड़ कम 10, 20, 50 लोग आते हैं। कभी ऐसी जगह पे गए होंगे आप जहाँ छोटा-मोटा फंक्शन रखा गया होगा, और नहीं गए हो तो चले ही जाना कभी न कभी। तो वहाँ क्या होता है, आजकल एक कल्चर है कि जो लोग जाते हैं उनको ब्रेकफास्ट या मतलब नाश्ते का एक पैकेट टाइप मिलता है, पैकेट। ये जैसे जो मेरे हाथ में डब्बा है ना, इतना बड़ा तो नहीं होता, इतना बड़ा रहे तो पेट भर जाएगा, वो इसका आधा होता है ना, ऐसे छोटा सा। देखा है कभी ऐसे? अगर नहीं देखा है तो देख लेना कभी न कभी। तो क्या होता है, उस डब्बे के अंदर ऐसे यहाँ पे सेलो टेप लगा के चिपका के इसे सबको एक-एक डब्बा दे देते हैं कि आप अपना-अपना लेके खाइए। तो कभी आप देखोगे तो उसमें टेप हटा कर जब उसको खोलोगे ऐसे, ऐसे ढक्कन खुलेगा ऊपर। खोल के देखोगे तो अंदर जनरली लोग 2 मिठाई रखते हैं, लड्डू, और एक समोसे का छोटा-सा बच्चा होता है, बड़ा प्यारा-सा, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। 2 लड्डू रहेगा, या 2 छेने के रसगुल्ले रहेंगे, या गुलाब जामुन रहेगा 2, और नमकीन के नाम पे समोसा नहीं देते बड़ा वाला, छोटा-सा बच्चा एकदम प्यारा-सा। कई बार तो लोग उसको खा भी नहीं पाते, उनको लगता है बड़ा मासूम-सा है, क्या खाएँ? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप उस डब्बे को खोलते हो ऐसे, ऐसे खोलते हो, तो डब्बा दरअसल खोखला होता है, खाली। उस डब्बे के ऊपर मिठाई वाले का नाम प्रिंट होता है। कल्लू स्वीट, लल्लू स्वीट, झलवा स्वीट, है ना? कान्हा स्वीट, राजा स्वीट, रानी स्वीट, पिंकी स्वीट लिखा होता है ना? लिखा होता है कालिया नमकीन वाले, ये डब्बा हुआ ना, उसमें प्रिंट लिखा था कालिया नमकीन वाले, है ना? बाबूराज मिठाई वाला, ऐसे लिखा रहता है। अब सवाल है कि जो डब्बा खोखला है, खोखला डब्बा, तो उसके ऊपर अगर प्रिंटिंग हुआ, प्रिंटिंग मशीन रखेंगे तो टूट जाएगा। इसका मतलब वो जो डब्बा खोखला है वो 3D में प्रिंट नहीं हुआ। 3D का मतलब होता है बेटा 3 डायमेंशन, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। तो जाहिर सी बात है वो डब्बा 3D में तो प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो 2D में प्रिंट होगा। 2D में, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। तो डब्बा ऐसा होता है कुछ। कुछ ऐसा होता है कागज, वो जो कागज होता है ना कुछ इस टाइप का बना होता है। अब ये 2D में तो इस पे चाहे जितना प्रिंट छाप दो, है ना? हजामत नमकीन वाला लिखा रहता है, लिखा रहेगा झिलमिल मिठाई वाला, अलग अलग नाम से रहेंगे तो इस पे प्रिंट रहेगा। अब ये डब्बा प्रिंट हो गया, उसके बाद इसको फोल्ड करके 3D में बनाया जाता है, यानी खोखला, अंदर रखने लायक। अब देखो 3D में मैं बनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। यहां कुछ लिख देते हैं, यहां मैंने लिख दिया SANJIV, लिख दिया। ये लेटर्स मैंने इस पे लिख दिए। अब मैंने कहा कि बच्चा इस डब्बे को आपको फोल्ड करना है, फोल्ड करके डब्बा बनाना है। तो आप डब्बा कैसे बनाओगे? ये जो ए है इसको ऐसे खड़ा कर दोगे, एक दीवार खड़ी हो गई। जे को ऐसे खड़ा कर दोगे, एस को ऐसे खड़ा करोगे, और जो आई और वी है ये दोनों ऐसे आएंगे, ऐसे। तो आई तो दीवार होगा और वी जो है इसके ऊपर कैप का काम करेगा, ढक्कन का, कैप बन जाएगा। अब जिस हिसाब से मैंने फोल्ड करके दिखाया तो आपको याद आ गया होगा कि जो ए है, ए के विपरीत कौन सी दीवार होगी? जे वाली। एस के विपरीत होगा आई, और आई के विपरीत होगा एस, और एन चूंकि नीचे है सरफेस में तो उसके ऊपर कैप, ढक्कन क्या होगा? वी का। ऐसे बनेगा। हाँ मेरा नाम है बेटा, लेकिन मेरे नाम में डबल ई है, आई नहीं है, चूंकि इसमें जगह नहीं थी ना, डबल ई के बाद वी है, तो मैंने आई से ही काम चला लिया। तो मेरे कहने का मतलब, अब यहां से हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा, अब आप फार्मूले पे फोकस करो। अगर वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, या हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, वर्टिकल माने होता है ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, 3 या 3 से अधिक ब्लॉक दिखें, 3
या 3 से अधिक ब्लॉक दिखें, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरा वाला एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। दूसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा। दिख रहा है, ये देखो, S के अपोजिट I और N के अपोजिट V, एक खाना अल्टरनेट करके, A का अपोजिट J। ठीक है, तो हमने डियर यहां फार्मूला सीखा कि अल्टरनेट ब्लॉक विल बी अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए। और इसी के साथ अब अपनी मुलाकात कल होगी। कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।